अनुक्त विचार ये एक अनोखा पहलू, ग्रंथ का अनोखा पहलू मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। अनुक्त क्या है? वो पहले हम देखेंगे। अनुक्त मतलब क्या? अनुक्त का अनुक्त की जो निरुक्ति है वो वाचस्पत्य में दी है, न उक्तः अनुक्ताः, जो एक्सप्लेन नहीं है, जो अनसेड है, जो बताया गया नहीं है, उसे अनुक्त कहा जाता है। उक्त ये ब्रू धातु का कर्मणि भूतकालवाचक धातु साधित विशेषण है। उक्त का मतलब जो कहा गया है। और न उक्तः अनुक्ताः, ये अनुक्त है। एक्चुअली ये विचार, ये जो अनुक्त का विचार है, ये पहली बार मैंने धर्माधिकारी सर के व्याख्यान में सुना और मुझे ऐसे लगा कि हमें इस पर काम करने की जरूरी है, सभी लोगों को जरूरी है। और इसलिए मैंने जो मेरा थीसिस लिया था वो भी अनुक्त संकल्पना के ऊपर ही लिया था, अनुक्त स्रोतस के ऊपर लिया था, और उसमें मैंने मनोवह स्रोतस के बारे में अ, 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 बताया था। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये अनुक्त संकल्पना पर विचार होना बहुत ही जरूरी है, जो कि रिसर्च के लिए बहुत ही उपयुक्त विषय मुझे लगता है। तो अनुक्त क्या है? न उक्तः अनुक्तः, ये हमने वाचस्पत्य से देखा। इसका वर्णन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो हमें मालूम है कि जो हमारा चरक सूत्र स्थान का चौथा अध्याय है, चरक सूत्र स्थान अध्याय 4, षड्विरेचन शताश्रतीय, उसमें जो सारे द्रव्य दिए हैं, उसमें क्या क्या है षड्विरेचन शताश्रतीय में? विरेचन के 600 द्रव्यों का वर्णन किया है। जो आश्रय है, विरेचन के 6 आश्रय है, उनका वर्णन किया है। कषाय योनि 5 है, उनका वर्णन किया है। कषाय कल्पनाओं का वर्णन करते हुए उन्होंने बाद में 500 महाकषायों का वर्णन किया है। और उसके बाद उन्होंने ये वाक्य लिखा है, न ही विस्तरस्य प्रमाणम अस्ति, न च अपि अति संक्षेपो अल्प बुद्धिनां सामर्थ्याय उपकल्पते, तस्माद् अनति संक्षेपेण न अति विस्तरेण च उपदिष्टाः। इसका मतलब क्या है? न न ही विस्तरस्य प्रमाणम अस्ति, विस्तार का कोई प्रमाण नहीं है। मतलब ये जो अभी हमने यहाँ पे 500 महाकषाय बताए हैं, इससे इस कषायों से परे, उससे ज्यादा भी बहुत सारे कषाय यहाँ पे हम बता सकते थे। न ही विस्तरस्य प्रमाणम अस्ति, न ही विस्तरस्य प्रमाणम इयत्ता परिच्छेदो अस्ति, ऐसा वर्णन चक्रपाणी दत्त करते हैं। इसका मतलब है जो विस्तार का प्रमाण है, विस्तार हम अगर करते जाए तो उसका प्रमाण ही नहीं है। इयत्ता का मतलब है सो मच, टू मच विस्तार हम करते करते जा सकते हैं, उसका विच्छेद नहीं हो सकता, उसका नाश नहीं हम कर सकते। जितना हमें बढ़ाना है उतना हम विस्तार कर सकते हैं। अभी हमें मालूम है कि हमारा जो ग्रंथ है उसमें 120 अध्याय है, दशलक्ष श्लोक है, और वो ग्रंथ हम एक जन्म में भी पूरा नहीं कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने ये सारी जो दवाइयाँ दी है वो अगर विस्तार से दी होती तो हम उनको पढ़ना तो क्या, उनको याद रखना तो क्या, पढ़ना भी हमें अशक्य हो जाता। तो इसलिए ये जो विस्तार है वो बहुत हो सकता है। अगर हमने संक्षेप में बताया तो क्या होगा? अति संक्षेपो अपि द्वित्रिलक्षण अभिधान रूपा न अल्पबुद्धीनाम अनुमान कुशलानाम अनुमान अकुशलानाम सामर्थ्याय चिकित्सा व्यवहाराय उपकल्पते। अगर यही हमने संक्षेप में दिया होता तो सिर्फ नाम दिए होते कि अतिसार कषाय, ये कुष्ठग्न कषाय, ऐसे सिर्फ नाम दिए होते उन्होंने, तो क्या होता? जो अल्पबुद्धि वाले लोग हैं, जो जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अनुमान से हमें काम करना चाहिए और द्रव्यों का इकट्ठाकरण करना चाहिए, गुणों के द्वारा द्रव्य एक साथ लेके चिकित्सा करनी चाहिए, उन्हें इसका फायदा नहीं होता। इसलिए हमने क्या किया है?
न अति विस्तर, न अति संक्षेप, इस तरीके से यहाँ पे महाकषायों का वर्णन हमने किया है। ऐसा वर्णन यहाँ पे पहली बार अनुक्त के बारे में पहले भेषज चिकित्सा में ही, भेषज कल्प स्थान में ही आता है। सूत्र स्थान के भेषज जो विभाग है वहां पे ही हमें दिखाई देता है। उसी तरीके का वर्णन हमें कल्पस्थान के अध्याय में दिखाई देता है। वहां पे लिखा है प्रदेश मात्रम एतावत द्रष्टव्यम इह षट्शतम। इसका मतलब है जो 600 हमने वमन और विरेचन के जो द्रव्यों का वर्णन किया है, 600 कल्पों का जो वर्णन किया है, वो कैसा है? प्रदेश मात्र है, मतलब एक देश से ही हमने उसका वर्णन किया है। इसका विस्तार बहुत हो सकता है। हमने एक देश से ही, मतलब जो महत्वपूर्ण योग है उनका ही वर्णन यहाँ पे हमने किया है। आगे वो लिखते हैं स्वबुद्धया एव, अपने खुद की बुद्धि से आप सहस्त्राणी कोटिर वा अपि प्रकल्पयेत। सहस्त्र या फिर कोटि द्रव्यों के योग आप खुद बना सकते हो, ऐसा भी वो कहते हैं। तो वो हमें एक तरह का वो हमें एक तरीके से ये जो ग्रंथकार है वो हमें बताते हैं कि आपको स्वतंत्रता है कि आप अपने बुद्धि से अलग-अलग प्रकार के योग बनाओ और रोगों की चिकित्सा करो। और एक वर्णन मिलता है सुश्रुत उत्तर स्थान में, वहां पे लिखा है व्यक्ता नोक्ता च, एक मिनट, ना हिस नहीं होते, स्किप नहीं होते। आपकी पीपीटी नहीं दिख रही। हाँ, एक मिनट एक मिनट, जी हाँ। वो आगे नहीं जा रहा था। हाँ, व्यक्ता नोक्ता च लेशोक्ता लीना ये च अपि अनिर्मलाः लेशोक्ता ये च केचित् स्यु तेषां चापि प्रसादनम। तो जो व्यक्त है उनका वर्णन तो हमने कर दिया है। व्यक्त मतलब जो यहाँ पे बताए गए हैं, जो उक्त है उन्हें ही व्यक्त कहा जाता है। जो व्यक्त है, जो न उक्त है, जो यहाँ पे बताए नहीं गए हैं, ये ही अर्थाः मतलब जो जो विषय हमने यहाँ पे लिए हैं। अर्थ का एक मतलब है विषय, तो जो जो विषय हमने यहाँ पे नहीं लिए हैं, जो जो विषय हमने यहाँ पे लिए हैं, जो लीन विषय है, जो गूढ़ विषय है, ये चापी अनिर्मला, जो स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। लेशोक्ता, जो लेश कम मात्रा में हमने छोटे संक्षेप में जो बताए हैं, लेश मतलब संक्षेप करना। लेशोक्ता ये च केचित् स्यु तेषां च अपि प्रसादनम। कौन प्रसादन करता है? तंत्र युक्ति उसका प्रसादन करती है। ये जो श्लोक है ये 65 अध्याय में है, चरक सुश्रुत के उत्तर स्थान के 65 अध्याय में बताया है, जहाँ पे तंत्र युक्तियों का वर्णन है। तो तंत्र युक्तियों के बारे में बताते समय उन्होंने बोला है कि जो जो व्यक्त है उनका भी प्रसादन करने वाली तंत्र युक्तियां है, जो न उक्त है, जो बताए नहीं गए हैं, उनका भी उनको भी बताने वाली तंत्र युक्तियां ही है, उनका भी स्पष्टीकरण करने वाली तंत्र युक्तियां है। जो लीन गूढ़ अस्पष्ट ऐसे विषय है उनका भी स्पष्टीकरण तंत्र युक्ति से हो जाता है। जो अति संक्षेप में बताए हैं उनका भी विस्तार तंत्र युक्तियों से हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से तंत्र युक्ति का उपयोग हमें ये अनुक्त के लिए करना चाहिए। एक प्रश्न आया था कि तंत्र युक्ति को का अभ्यास कैसे करना चाहिए, तो इसमें जो मैं अभी विषय ले रही हूँ उसमें आप थोड़ा बहुत सीख सकोगे, लेकिन तंत्र युक्ति को पूरा पढ़ लेने से ही हमें पूरे ग्रंथ का ज्ञान हो सकता है। अगर तंत्र युक्तियों का अभ्यास नहीं है तो हम ग्रंथ का पूरा अभ्यास नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमें तंत्र युक्ति का अभ्यास करना ही चाहिए। तो ये पूरा जो वर्णन अभी मैंने किया ये अनुक्त शब्द के लिए है। तो अनुक्त मतलब क्या है? जो व्यक्त नहीं है, जो लीन व्यक्त है, जो गूढ़ व्यक्त है, जो लेशोक्त है, ये सभी हमें अनुक्त में लेना चाहिए।
तो हम फिर से वही श्लोक पे आएंगे, न ही विस्तरस्य प्रमाणम अस्ति न च अपि अति संक्षेपो अल्पबुद्धीनां सामर्थ्याय उपकल्पते तस्माद अनति संक्षेपाद अनति विस्तरेण च उपदिष्टा। इसलिए हमने ये ग्रंथ जो है वो न अति संक्षेप में न अति विस्तार से यहाँ पे उसका वर्णन हम कर रहे हैं। अभी ये जो अध्याय है उसके बारे में मैं थोड़ा बताने जा रही हूँ। हमारे जो धर्माधिकारी सर है वो उन्होंने ये जो अध्याय है वो पूरा हमें वर्णन किया है, और मतलब एक एक जो उसमें से कल्प है, जैसे कि जीवनीय द्रव्य, एक एक द्रव्य जो है जिसमें 10-10 द्रव्य आते हैं, उनका एक एक का स्पष्टीकरण वो अपने निरूपण में करते आ रहे हैं। तो अगर आपको समय मिला तो वो निरूपण आप इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद पर जरूर उनके चैनल पर आप देख सकते हो। तो इसमें क्या दिया है, तो इसमें गण दिए हैं, जीवनीय गण है, बृहणीय गण है, कुष्ठग्न गण है, वर्ण्य गण है, ऐसे बहुत सारे गणों का वर्णन किया है। ये वर्णन कैसे किया है, एक द्रव्य और अनेक विध कार्य, ऐसा वर्णन है। जैसे कि उसके लिए उन्होंने एक दृष्टांत दिया है कि जैसे कि एक व्यक्ति होता है जो कभी भोजन बनाता है तो उसको हम पाचक कहते हैं, वो कभी कुंभ बनाता है तो कुंभकार कहते हैं, कभी बगीचा बनाता है तो वो हमें उसे माली कहते हैं। उसी प्रकार एक एक द्रव्य अलग अलग कार्य करता है तो उनके नाम विशेष अलग अलग होते हैं। तो उसी प्रकार उन्होंने अलग अलग द्रव्यों को इकट्ठा करते हुए 10-10 द्रव्यों का इकट्ठीकरण करते हुए उन्होंने उनको जीवनीय, बृहणीय, शुक्रजनन ऐसे गणों में गणों की संज्ञा देके ये अध्याय उन्होंने वहां पे दिया है। उसी प्रकार हम उल्टे हिसाब से देखेंगे तो क्या, एक गण उसमें 10 द्रव्य, हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है, बहुद्रव्य एक कार्य करता है या फिर एक द्रव्य बहु कार्य करता है। अगर ये सभी द्रव्य विस्तार से कहे गए, या फिर इन सभी द्रव्यों का विस्तार अगर ग्रंथ ने किया या फिर ग्रंथकार ने किया, तो वो ग्रंथ अभी जितने पत्तों का है उससे कई ज्यादा पत्तों का हो जाएगा और वो पढ़ने में बहुत ही दुष्कर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अनुक्त कहने की जरूरी होती है। इसलिए उन्होंने क्या कहा है, बुद्धिमंतो ही जीव का दयो। अभी क्या है, अनुक्त है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें उन द्रव्यों में से जो उन उन गणों के गुण है उनको लेना है। जैसे कि यहाँ पे बताया है, बुद्धिमंतो ही जीव का दयो ही स्निग्ध शीत मधुर वृक्षादि गुणयुक्ता। हाँ, मतलब जीवक इत्यादि कैसे है, स्निग्ध है, शीत है, मधुर है, वृक्ष है, इत्यादि गुणों से युक्त है। संतो जीवनम करो कुर्वन्ति, तो वो क्या करते हैं, जीवन करवाते हैं, जीवन शरीर जीवित रखते हैं। तो ऐसे हमें क्या करने हैं, भूयो दर्शनाद अवधार्य, मतलब हमें हमारे आजू बाजू में सभी द्रव्यों को देखना है और उनको ध्यान में रखना है कि ये द्रव्य क्या काम कर सकता है, ये द्रव्य जीवनीय काम कर सकता है क्या, ये स्निग्ध है क्या, ये शीत है क्या, ये मधुर है क्या, ये वृक्ष है क्या। ऐसे उन गणों का अभ्यास करते हुए, उन उन द्रव्यों के गुणों का अभ्यास करते हुए हमें उन द्रव्यों को उस जाति में रखना है। तो यहाँ पे लिखा है, द्राक्षा पयो विदार यादव तज जातीयत्वेन, उसी जाति के होने से उन्हें भी हम जीवनीय कह सकते हैं, जो कि जीवकादि गण में नहीं है, ये अलग दिए है। तो द्राक्षा पयो विदारी ये भी जीवन करने वाले हैं, वो जीवनीय गण से अलग द्रव्य है, तो ये वहां पे अनुक्त है, तो इनका भी हमें चयन वहां पे करना चाहिए। अगर जीवनीय गण में आपको जीवनीय द्रव्य हमें देने हैं और वो जीवकादि गण में जो जो द्रव्य नहीं है उनसे अलग कुछ द्रव्य देने हैं, और जो आपके पास में है, जैसे कि द्राक्षा हमारे पास होती है, पय हमारे पास होता है, हम उसका भी जीवन के लिए, जीवनीय कार्य करने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। तथा जीवकादीनाम एक जीवन कार्य कर्तृत्वेन महाकषाय
कषायत्वम, इस तरीके से यहाँ पे महाकषायों का जो वर्णन किया है वो हमें देखना चाहिए। और उसमें से जो अनुक्त द्रव्य है जिनका कार्य इन महाकषायों में से कहीं पे बैठता है, तो उनका भी हमें वहां पे चयन करना चाहिए। अगर इन सभी का वर्णन वहां यहाँ पे किया होता तो क्या होता, ये शिष्य द्वारा समझना कठिन हो जाता। और उसके लिए उन्होंने दिया है, क्यों कठिन हो जाता, क्योंकि बहु प्रयास उपपाद्यत्वात्, क्योंकि ये सभी द्रव्य एक साथ पाना अशक्य होता है। अगर जीवनीय गण 10 से ज्यादा द्रव्यों का दिया होता तो क्या होता, वो गण प्राप्त करना, अगर मुझे किसी एक पेशेंट को जीवनीय गण के द्रव्य देने हैं या फिर जीवनीय गण की का चूर्ण देना है, तो अगर उन्होंने बहुत बड़ी लिस्ट दी होती तो उन सभी द्रव्यों को प्राप्त कर लेना वो मुश्किल हो जाता। तो चक्रपाणि दत्त कहते हैं, अगर उन सभी द्रव्यों का वर्णन उन्होंने किया होता तो क्या होता, बहु प्रयास उपपाद्यत्वात्, उन्हें प्राप्त करना बहु प्रयास हो जाता। बहु प्रयास बोध्यत्वात्, उन्हें ध्यान में रखना वो भी शिष्य के लिए बहुत कठिन हो जाता। बहु प्रयास धार्यत्वात्, उनको ध्यान में रखना ये कठिन हो जाता। और बहु प्रयास उत्पादकत्वात्, मतलब अगर वो लेना ही है तो उसे उत्पादन करना भी बहु प्रयास हो जाता। इसलिए हमने यहाँ पे कुछ ही द्रव्यों का चयन यहाँ पे किया है कि ये 10 द्रव्य आप जीवनीय गण में प्राधान्य से ले सकते हो। प्रायः ये जीवनीय गण के द्रव्य है और ये प्रधानता से लिए तो आपको जीवनीय कार्य मिल सकेगा। उसी प्रकार एक ही द्रव्य अलग अलग गणों में आया है। एक एक ही कार्य करने वाला द्रव्य जैसे कि जीवक द्रव्य है वो जीवनीय गण में भी है, सॉरी क्षीर काकोली द्रव्य है वो जीवनीय गण में भी है, ब्रूहणीय गण में ही भी है और शुक्र जनन गण में भी है। तो इससे क्या होता है कि अल्प प्रयत्न से वो हमें जान लेने में सुलभ हो जाता है और अल्प प्रयत्न से हम उसे ध्यान में रख सकते हैं। इसलिए उन्होंने थोड़ा संक्षेप करके यहाँ पे महाकषायों का वर्णन किया है। तो इससे ज्यादा भी हम अतिसारहर या फिर अर्शहर, रक्तपित्तहर, प्रमेहहर, ऐसे बहुत सारे गण जो यहाँ पे नहीं दिए हैं उनका भी वर्णन कर सकते हैं। उनके भी गणों का इसमें समावेश कर सकते हैं। तो नए नए कषायों की उत्पत्ति करना या फिर निर्माण करना ये हम कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए ग्रंथकारों ने हमें स्वातंत्र्य दिया है। ये यहाँ पे अनुक्त यहाँ से शुरू हो जाता है और अनुक्त का वर्णन इस अध्याय में इस तरीके से किया है। तो अनुक्त तो ये जो विषय है, ये जो जब मैंने सर से सुना तो मुझे लगा इस पर मैं कुछ अपना भाष्य करना चाहती हूँ या फिर कुछ मेरे मन में जो संकल्पनाएं हैं इसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने ये पीपीटी भी बनाई और इसमें कुछ मेरे विचार यहाँ पे मैंने आपके सामने रखने का मैं प्रयास कर रही हूँ। अगर आप को इसमें कुछ गलत लग रहा है तो मुझे जरूर बता देना। तो व्हाई सम टेक्स्ट रिमेन अनएक्सप्लेन, तो क्यों रह गया, क्यों अनुक्त रह गया। कुछ आहार्य द्रव्य ऐसे होते हैं, ऐसे नए उत्पन्न हुए हुए हैं या फिर जो कुछ द्रव्य ग्रंथ में पहले से बताए गए हैं उससे कई ज्यादा द्रव्य हमें आज दिखाई देते हैं। हमें मालूम है कि जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग ओट्स खाते हैं, ऑलिव्स खाते हैं, पनीर खाते हैं, बटर खाते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के मांस वर्ग के द्रव्य खाते हैं।
विहार भी बहुत सारे लोगों का बदल गया है। जैसे कि आजकल लोग रात्रों जागरण करते ही है। कभी भी किसी को भी आप पूछो, कभी रुग्ण हमारे सामने बैठता है तो हम पूछते हैं, तो कोई भी व्यक्ति 10 से पहले तो सोता ही नहीं है, बहुत बार 12, 1, 2 बजे भी सोते हैं। तो रात्रों जागरण अति प्रमाण से हो रहा है। फिर जो लाइफस्टाइल है वो बदल गई है, शिफ्ट ड्यूटी आज आ गई है। फिर दिवा स्वप्न तो करते ही है। हमने कितना भी बताया लोगों को कि ये आपको करना नहीं है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए गलत है, तो भी लोग ये करते ही है। तो अभी हमें इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। दूसरा है औषध, आगे है औषधि द्रव्य। तो हम जब आजकल क्या होता है कि बहुत बार जैसे जैसे हम आपकी चिकित्सा अच्छी हो जाती है, आप अच्छे अच्छे पेशेंट ट्रीट करने लगते हो, तो आपको ऑनलाइन पेशेंट्स मिल जाते हैं। तो बाहर के देश के पेशेंट भी आपके पास आते हैं और उनको आपको औषधि द्रव्य बताने पड़ते हैं, आहार्य द्रव्य बताने पड़ते हैं। तो हमें वहाँ के आहार्य द्रव्य और वहाँ के औषधीय द्रव्यों का भी ज्ञान होना चाहिए। आजकल ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो हमें ये आहार्य द्रव्य और औषधीय द्रव्यों का भी विचार यहाँ पे करना चाहिए। तो और उसके लिए वहाँ के देश की परिस्थिति क्या है, वहाँ के ऋतुओं की परिस्थिति क्या है, उसके बारे में भी जानकारी हमें मिलनी चाहिए। क्योंकि हम जब हमारे ग्रंथ में पढ़ते हैं तो वहां पे 3 देश का वर्णन आया है, अनूप, जांगल और साधारण, इन 3 देशों का वर्णन आया है। लेकिन जब हम बाहर के देश में देखते हैं तो वहां पे बर्फ जो यूएस है, यूएस में या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर जो अंटार्कटिका वगैरह प्रदेश है, वहां पे बर्फ बहुत ज्यादा पड़ता है। तो अभी वहां के अगर पेशेंट आपके सामने आए तो आप कैसे दवाई दे दोगे? यहाँ से भेजोगे, लेकिन अगर आपको वहां की दवाई चाहिए तो हमें इस अनुक्त के बारे में विचार करना पड़ेगा, वहां के आहार्य द्रव्यों के बारे में विचार करना पड़ेगा, वहां के औषधियों के बारे में हमें विचार करना पड़ेगा। तो इसलिए ये कुछ चीजें अनुक्त रह गई है, ये मेरा कहना है। और ग्रंथकार भी वही कहते हैं कि विस्तार भय से हमने ये सभी चीजों का वर्णन हम नहीं कर सकते। और ग्रंथ भी सूत्र रूप से वर्णन किया है, एकदेशीय वर्णन है, सिंबॉलिक वर्णन, लक्षणार्थ वर्णन हमने किया है। कोई भी क्रियाएं हो, कोई भी पंचकर्म हो, कोई भी चिकित्सा हो, हमने लक्षण स्वरूप में यहाँ पे वर्णन किया है। इससे ज्यादा रोगों के लक्षण दिखाई देंगे या नहीं देंगे? देंगे। आज हमें कोविड ये नया व्याधि मिला है, उसमें से जो लक्षण है, जो उसमें से कुछ लक्षण हमारे ग्रंथ में मिल सकते हैं, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे भी हो सकते हैं कि वो लक्षण हमें ग्रंथ में मिलेंगे, लेकिन बहुत उसका विचार करना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा, शायद एक आध दूसरा लक्षण कुछ अलग भी मिल सकता है। तो हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। तो न अति संक्षेप विस्तरेण यहाँ हमें वर्णन मिलता है, जो कि अल्प बुद्धि के लिए व्यवहारार्थ उपयोगी है। यहाँ पे ज्यादातर प्रायोपयोगिक वर्णन किया है, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। प्रायोपयोगिक, इसका मतलब है प्रायः उपयोगी द्रव्य, उस काल में, उस स्थिति में, उस परिस्थिति में जो जो प्रायः उपयुक्त द्रव्य है, उनका वर्णन यहाँ पे उन्होंने दिया है, और वो भी शुंग ग्राहिक न्याय से दिया है। शुंग ग्राहिक इसका मतलब है ये न्याय बताया गया है, जैसी तंत्रयुक्ति है वैसे न्याय भी ग्रंथकार बताते हैं। न्याय का मतलब ऐसा है, न्यायति अनेन इति न्यायः। तो इसमें कुछ ऐसे शब्दों का वर्णन किया है जिससे जो विषय हमें समझाना है वो एकदम संक्षेप में वो समझा सकते हैं। तो यहाँ पे शुंग ग्राहिक ये शब्द आया है। तो शुंग का मतलब है सिंग वाला प्राणी। तो हम कभी भी किसी भी कालविट, ये एक प्राणी है सिंग वाला, तो हम
सिर्फ सिंग का वर्णन करते हुए सिंग वाला एक हरिण, तो हमें समझ में आता है ये कालवीट हरिण है। तो इससे हमें पता चलता है कि उसके जो सिंग है ये महत्वपूर्ण है। हाँ, तो उसी तरीके से दूसरा एक सिंह का अर्थ है शिखर, मतलब उच्च स्थान। तो जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हीं का वर्णन यहाँ पे आया है। मतलब हम जब सिंह वाला प्राणी ऐसा वर्णन करते हैं तो हमें वो जो हरिण है, जो जो हिरण है, वो हमारे सामने आती है, हमारे आंखों के सामने आती है। तो उसी तरीके से जैसे यहाँ पे जो वर्णन किया है वो भी महत्वपूर्ण बातों का ही वर्णन यहाँ पे आया है। बाकी जो बातें हैं, बाकी जो पदार्थ है, बाकी जो रोग है, बाकी जो चिकित्साएं हैं, वो आप जैसे यहाँ पे वर्णन आया है उस तरीके से आप खुद जान सकते हो, ऐसे यहाँ पे वर्णन वो करते हैं। या फिर जो बुद्धिमान लोग हैं वो अनुमान, युक्ति, इस प्रमाण के द्वारा अपनी अपनी बुद्धि से उनके भेद जान सकते हैं। हमें मालूम है कि रस के, व्याधि के, द्रव्य के, दोषों के वृद्धि क्षय के, दोषों के नहीं, दोष के वृद्धि क्षय के, अलग अलग व्याधियों के, रसायन वाजीकरण के, अलग अलग द्रव्यों के, ये बहुत सारे भेद, और चिकित्सा के बहुत सारे भेद हमें दिखाई देते हैं। तो हमें उनको जानना चाहिए, जो अनुक्त है उनको जानना चाहिए। वो कैसे, वो हम आगे देखेंगे। इसके लिए और एक श्लोक आया है, न च एकांतेन निर्दिष्टे अपि अर्थे अभिनिवेशेत अबुधाः। जो बुद्धिमान लोग हैं उन्होंने क्या करना चाहिए, एकांत से बताए हुए चीजों पर अवलंबित नहीं रहना चाहिए, अभिनिवेश नहीं करना चाहिए। स्वयं अपि अत्र वैद्येन तर्क्य बुद्धिमताम भवेत्। तो खुद अपने बुद्धि से, अपने तर्क से, यहाँ पे जैसा वर्णन है उसको ध्यान में रखते हुए, उसके तत्वों को ध्यान में रखते हुए आपको वर्णन है, आपको सभी द्रव्यों का चयन करना चाहिए, सभी चिकित्सा का चयन करना चाहिए। उसके लिए श्लोक दिया, और एक टीका में दिया है, शास्त्रोपदेशे सत्यपि स्वबुद्धया एव शास्त्र अनुगतया अपि कर्तव्यम। शास्त्र अनुगतया इसका मतलब है शास्त्रों के प्रिंसिपल जो तत्व है उनको न छोड़ते हुए हमें अपने बुद्धि से इन अनुक्त विषयों का ज्ञान करते रहना चाहिए। शायद बैंडविड्थ कम होने से आगे नहीं जा रही है स्लाइड, फिर से दिखाती हूँ। हाँ, तो अनुक्त विषय कौन कौन से हैं, यहाँ पे बताया है, यहाँ पे मैंने लिखे हैं। ये अनुक्त कहाँ पे आता है ये पहले हम देखते हैं। बहुत बार हमें मालूम है कि ग्रंथकार की एक विशिष्ट शैली है। वो क्या करते हैं कि ग्रंथ ग्रंथ उन्होंने क्या किया है, ग्रंथ विविध अधिकरणों में लिखा है। जैसे कि ग्रंथ का पहला अध्याय है दीर्घन जीवितीय अध्याय, तो उन्होंने वहां पे सबसे पहले आयुर्वेद अवतरण का वर्णन किया है। फिर उसके बाद उन्होंने सामान्य विशेष इनका इसका वर्णन करते हुए उन्होंने वो षड पदार्थों के बारे में वर्णन किया है। तो ये एक एक अधिकरण है। एक पहला हुआ आयुर्वेदावतरण, और फिर बाद में हुआ षड पदार्थों का वर्णन। तो ये षड पदार्थ ये अधिकरण है। तो किसी भी अधिकरण के समाप्ति के बाद ज्यादातर अनुक्त का वर्णन आया है, ऐसे समझ में आता है। ये हम आगे आगे जैसे हम अनुक्त के कुछ श्लोक देखेंगे या फिर कुछ उदाहरण देखेंगे, उसमें हम जान सकेंगे कि आपको समझ में आएगा कि ये श्लोक कहाँ पे आया है। सभी जो जो अधिकरण है, जो विषय मैं बताने जा रही हूँ उसके अधिकरण के नीचे ये श्लोक वो देते हैं। तो अनुक्त विषय कौन कौन से है, सद्वृत्त में अनुक्त हम बता सकते हैं रसायन वाजीकरण, द्रव्य, दोष वृद्धि क्षय, रसभेद, आवरण, चिकित्सा, पंचकर्म चिकित्सा, औषधि द्रव्य, व्याधि, अन्नपान स्रोतस, विरुद्ध और सात्म्य। ये सभी विषय
विषयों में हम अनुक्त बता सकते हैं और इन सभी विषयों का विस्तार बहुत बड़ा हो सकता है। उसमें से जो मैंने यहाँ पे बोल्ड करके रखे हैं जो विषय, वो सभी जो विषय है वो विषय उदाहरणों के साथ उन्होंने दिए हैं। लेकिन ये जो औषधि द्रव्य, व्याधि, अन्नपान और स्रोतस, उनके भी उदाहरण देते हुए उन्होंने वहां पे उनकी कुछ मेथोडोलॉजी दी है, कुछ मेथड बताई है कि अगर आपको अनुक्तों का अभ्यास करना है तो इनकी कुछ मेथोडोलॉजी है, इनसे आप उसका अभ्यास कर सकते हो। उनका अभ्यास कैसे करना है उसके बारे में उन्होंने बताया है। और विरुद्ध और साम्य इनकी व्याख्याएं दी है, तो उनसे हम और उनके कुछ उसमें कुछ उदाहरण भी दिए हैं और उनकी व्याख्याएं भी दी है, तो उदाहरणों से भी हम जान सकते हैं और उनकी जो जो अनुक्त है वो उनकी व्याख्या से हम जान सकते हैं कि इनकी व्याख्या जो है उनमें जो बताया है उसका जो अर्थ है, ऐसे अर्थ वाले जो अलग द्रव्य है वो विरुद्ध है, वो साम्य है, ऐसे हम बता सकते हैं। तो ये भी एक मेरा थोड़ा अभ्यास था कि कुछ टूल्स ग्रंथकारों ने बताए हैं, जैसे कि ये थोड़ा मेरा संस्कृत का अभ्यास है तो इसलिए मैंने ये अभ्यास किया था कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स है, जैसे कि यत् किंचित मधुरम स्निग्धम, शेष, आदि, च, वा, तो यहाँ पे जो यत् किंचित ये शब्द आता है ये अनुक्त बताता है। यत् किंचित इसका मतलब है जो कोई भी द्रव्य मधुर है, वृक्ष है, ऐसा ऐसा है, वो वाजीकरण करता है। तो जो जो द्रव्य यहाँ पे वाजीकरण के लिए दिए हैं वो तो वाजीकरण करने ही वाले हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जो द्रव्य बाहर आपको मिलते हैं, अगर वो मधुर है, स्निग्ध है, गुरु है, तो वो वाजीकरण करने वाले हैं। तो इस तरीके से यत् किंचित ये जो शब्द है, ये स्पेसिफिक वर्ड ये यहाँ पे अनुक्त बता रहा है। उसी प्रकार शेष, आदि, च, वा, ये यहाँ पे समुच्चय तंत्र युक्ति का इस्तेमाल करते हुए उपयोग करते हुए ग्रंथकार बताते हैं कि यहाँ पे जो जो हमने अभी तक बताए हैं उससे ज्यादा जो है वो सभी अनुक्त है। हमारे एक आचार्य थे, तो वो हमें बताते पूछते थे कि हाँ चलो इसका उदाहरण बताओ, तो हम एक दो उदाहरण बता देते थे और बाद में बताते थे एक्सेट्रा, तो वो बताते थे अभी एक्सेट्रा के लिए और 3 उदाहरण बताओ। तो ऐसा है वो शेष, आदि, च, वा, इसका मतलब और अनेक सारे उदाहरण हम यहाँ पे ले सकते हैं। उसी प्रकार वृद्धि क्षय में ये शब्द आया है आविष्कृत तमेन उक्ता, इसका मतलब है जो अभी तक आविष्कृततम है, जो डिस्कवर्ड है, अभी तक हमने जो जिसकी डिस्कवरी की है वो यहाँ पे बताया है। इससे ज्यादा डिस्कवरी आप भी कर सकते हो, आप भी कुछ वृद्धि और क्षय अलग से बता सकते हो, जो ग्रंथ में दिए है उससे और भी ज्यादा वृद्धि और क्षय आप भी बता सकते हो। फिर आगे है डेफिनेशंस, मैंने अभी बताया विरुद्ध, साम्य, स्वतंत्र, परतंत्र, आवरण, इन सभी की डेफिनेशन दी है, तो उनको हम एलैबोरेट कर सकते हैं, उनको हम विस्तार से बता सकते हैं। उनके उदाहरण जो दिए हैं वो तो है ही, वो तो हमें हमारे जैसे अल्पबुद्धि लोगों के लिए उपयोग में आते ही है, लेकिन जो जिनकी बुद्धि कुशल है, जो अनुमान और तर्क का उपयोग कर सकते हैं, उनके लिए ये व्याख्याएं बहुत ही काम में आती है। जैसे हमारे अभिजीत सर है, वो भी स्वतंत्र परतंत्र, और सर ने भी अभी स्वतंत्र परतंत्र के बहुत अलग सारे पहलू आज के हमारे व्याख्यान में बताए हैं, और अभिजीत सर भी ये स्वतंत्र परतंत्र पर बहुत अच्छा व्याख्यान करते हैं और अलग अलग पहलू वहां पे बताते हैं। उसी प्रकार कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज बताते हैं, जैसे कि गुण है। हमें आज सर ने भी बताया कि
जो द्रव्य के गुण होते हैं वो मैंने याद करके रखे हैं, जैसे कि सॉरी, गुण के जो क्राइटेरियाज है वो हमने याद करके रखे हैं, जैसे कि मधुर गुण के ब्रूहणम करोति, बलवर्णम करोति, केश्य कंठ्य प्रीणन, घ्राण मुख कंठ ओष्ठ जिह्वा प्रह्लादन, अम्ल क्या करता है, ब्रूहयति, ऊर्जयति, मनोबोधयति, इंद्राणी दृढ़ी करोति, आस्यम आश्रावयति, भुक्तम अपकर्षयति, कटुरस क्या करता है, घ्राणम आश्रावयति, चक्षुर विरेचयति। तो ये जो सभी जो क्राइटेरियाज है वो हमें याद रखने चाहिए, और हमारे सामने जो कुछ द्रव्य आता है वो नया भी है, जैसे कि हमारे सामने अगर पिज्जा आया तो उसमें क्या क्या है वो हमें देखना चाहिए, और उसमें से कौन सा द्रव्य क्या काम कर सकता है, कौन से द्रव्य में कौन सा रस है, उसके उस रस क्या क्या परिणाम हो सकता है, उसके कर्म क्या है, वो हम वहाँ पे जान सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग रसों के गुण या फिर अलग अलग जो विषय है उनमें जो गुण दिए हैं उनको हमें यहाँ पे याद रखना चाहिए, और उसका उपयोग हमें अनुक्त के लिए करना चाहिए। फिर कुछ एविडेंसेस है, जैसे कि तर्क है, अनुमान है, युक्ति प्रमाण है। तो यहाँ पे अनुमान प्रमाण के बारे में बताते हुए कल्पस्थान में बताया है, द्रव्य का प्रमाण हमें मध्यम प्रमाण में लेना है, ऐसे वो बताते हैं, और उसके बाद में बताते हैं तन्मूलम आलम्ब्य इति उक्त प्रमाण प्रमाणम अनुक्त प्रमाण अनुमान बीजम कृत्वा। तो जो उक्त प्रमाण दिया है, आपको बताया है, प्रमाण के बारे में वो पहले बताते हैं कल्पस्थान के 12वें अध्याय में, फिर बाद में वो बताते हैं कि जो जो उक्त प्रमाण उस किसी भी एक कल्प में आया है उसके बारे में अगर हमने बताया कि ये एक गुंजा लो, ये दो गुंजा लो, जैसे कि अभी पहले लेक्चर में जो बस्ती का लेक्चर था, बस्ती का व्याख्यान था, तो उसमें वैद्य रेणुका जी ने बताया हमें कि मैंने पहले मैं 8 मदन फल पिप्पली लेती थी, अभी मैंने, लेकिन मुझे जो जो उनको लक्षण दिखाई दिए उससे उनको लगा कि ये पिप्पलियां कम लेनी चाहिए, या फिर उस पिप्पली के जो मदन फल पिप्पली जो है उसका जो कवर है वो भी हम डालने से हमें वही फायदा मिल सकता है। तो ये अनुमान है, और ये उनकी युक्ति है कि वो उन्होंने जो बदलाव किया वो ये अनुमान और युक्ति प्रमाण से किया। तो ये अनुमान और युक्ति प्रमाण हमें काम में आता है। फिर बाद में क्या है, ऊह्य है, तंत्र युक्तियां है अलग अलग, जैसे कि ऊह्य तंत्र युक्ति है, संभव तंत्र युक्ति है, विधान तंत्र युक्ति है। विधान में प्रधान विधान आता है, जो जिसमें प्रधान द्रव्य का वर्णन किया जाता है। तो ये अलग अलग तंत्र युक्तियां यहाँ पे बताई है। हेत्वर्थ है, अतिदेश है। अतिदेश में तो वो बताते हैं अतिदेशो नाम यत् किंचित एव प्रकाश्यम अनुक्तार्थ साधनाय एव। तो अतिदेश का वर्णन कैसे है कि जो प्रकाश्यमान है अभी यहाँ पे बताया है उससे जो अनुक्त है, मतलब जो जैसे ये विषय यहाँ पे बताया है वैसे ही आप इसी विषय का तत्व अनुक्त के लिए लगा सकते हैं। एवं अन्यत अपि प्रत्येतव्यम, और अन्यत जो द्रव्य है, जो चिकित्सा है, उसके लिए आप प्रयत्न कर सकते हो। यथा यच्च अन्यदपि किंचित स्यात् अनुक्तम इह पूजितम। तो ये यहाँ पे वर्णन उन्होंने किया है। ये जो वर्णन है ये सद्वृत्त का वर्णन है। तो यहाँ पे जो जो सद्वृत्त का वर्णन आया है उससे अलग सद्वृत्त का वर्णन आप यहाँ पे ले सकते हो, वो हम बाद में देखेंगे। फिर अतिदेश तंत्र युक्ति का वर्णन इंद्रिय स्थान में फिर से करते हैं। अतिदेश अर्थम इति अनुक्त ज्ञानार्थम इति चक्रपाणी दत्त उसका अर्थ बताते हैं। ऊहन तंत्र युक्ति से क्या होता है, तस्मात् बुद्धिमताम ऊहापोह वितर्काः। तो यहाँ पे ऊहापोह करने से, चर्चा करने से, वितर्क करने से, अपनी बुद्धि वहां पे लगाने से हमें अलग अलग द्रव्य का ज्ञान, अलग अलग चिकित्सा का ज्ञान हमें हो सकता है जो ग्रंथ में नहीं बताया गया है। ऊहापोह करने से हमें मालूम है कि इसलिए हम सेमिनार्स रखते हैं या फिर कुछ चर्चा सत्र रखते हैं, जिससे हमें जो ऊह्य विषय है या फिर जो जहाँ पे हमें दूसरों का ज्ञान क्या है या फिर दूसरों का विचार क्या है वो हम
ले सकते हैं, दूसरों के उनके विचार पर ऊहापोह कर सकते हैं। फिर इसलिए हमें इस अनुक्त का फिर अभ्यास कैसे करना है, हाउ टू स्टडी अनुक्त। जो उक्त मेथोडोलॉजी है, उक्त की जो मेथोडोलॉजी है उसे ही हमें एलाबोरेट करना है। तो वो कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे। मैं ये ऐसे ही रखती हूँ, शायद बैंडविड्थ कम है इसलिए वो आगे नहीं जा रही है, ऐसे ही रखती हूँ मैं। तो मेरा मेरा जो विषय था वो स्रोतस था, तो इसलिए मैं पहले यहाँ पे स्रोतस का विचार रखती हूँ, फिर आगे बाकी भी अनुक्तों का विचार मैं यहाँ पे रखना चाहती हूँ। तो स्रोतस में मैंने कैसे विचार किया था उसके बारे में मैं बता रही हूँ। तो अलग अलग स्रोतस यहाँ पे बताए हैं, उसमें यथास्थूल 13 स्रोतसों का वर्णन किया है। उससे ज्यादा कुछ स्रोतस है, कुछ अनुक्त स्रोतस है, ऐसे चक्रपाणि दत्त चरक भी बताते हैं और चक्रपाणि दत्त उसका व्याख्यान भी करते हैं। तो वात पित्त श्लेष्मणाम पुनः, ये चरकाचार्य ने ही लिखा है, वात पित्त श्लेष्मणाम पुनः सर्व शरीर चराणाम सर्वाणी स्रोतांसी अयन भूतानि तद्वत् इंद्रियाणाम पुनः सत्वादीनां केवलम चेतनावत शरीरम अयन भूतम अधिष्ठान भूतम च। तो यहाँ पे वात पित्त कफ के स्रोतस और सत्वादि के अलग स्रोतस यहाँ पे बताए हैं। ये स्रोतस अलग है, जो यथास्थूल से बताए गए जो स्रोतस है 13 स्रोतस, उससे ये अलग स्रोतसों का वर्णन यहाँ पे चक्रपाणि दत्त चरकाचार्य करते हैं, उस पर चक्रपाणि दत्त भी टीका करते हैं। वातादि विशेषेण च यह विस्तार भयात दुष्टिर न उक्ता, वातादि विशेषेण च यह विस्तार भयात दुष्टि ही न उक्ता। यहाँ पे उनकी दृष्टि क्यों नहीं दी है, विस्तार भय से। तो चक्रपाणि दत्त वातादि और सत्वादियों का वर्णन करते हैं। ज्योतिष चंद्र सरस्वती भी अश्रुवह, संयवह, मनोवह, इंद्रियवह, वातादिवह उनका वर्णन करते हैं। गंगाधर रॉय आत्मवह, मनोवह, श्रोत्रवह, स्पर्शनवह, नयनवह, रसनावह, घ्राणवह, बुद्धिवह इनका वर्णन करते हैं। उसी प्रकार योगींद्रनाथ सेन भी उनका वर्णन करते हैं। ऐसे अलग अलग स्रोतसों का वर्णन हमें मिलता है जो कि अनुक्त है, जिनका वर्णन विस्तार भय से नहीं किया गया है। तो उनका कैसे हमें करना है, तो तेषां तु खलु स्रोतसाम यथा स्थूलम केचित प्रकार मूलतः प्रकोप विज्ञानतः च अनुव्याख्यास्यामः। तो यहाँ पे उक्त स्रोतस उन्होंने कैसे बताए हैं यहाँ पे वो बताते हैं। पहले उन्होंने स्रोतस की व्याख्या दी है, श्रवणात् श्रोतांसी रसादेहे पोष्यस्य श्रवणात्। इसका मतलब है जो स्रोतस में बहने वाले पदार्थ है उसकी उत्पत्ति, परिणमन, कार्य, अभिव्यक्ति और विनाश जिसमें होता है वो ये स्रोतस है। ऐसे बताते हुए उन्होंने उनके प्रकार बताए हैं और फिर उसके बाद उन्होंने बताया है तेषां तु खलु स्रोतसाम यथा स्थूलम कतिचित प्रकारान मूलतः प्रकोप विज्ञानतःश्च अनुव्याख्यास्यामः। तो हमने कैसे बताया है, एक तो मूलतः स्रोतसों का वर्णन मूलतः किया है और उनके प्रकोप विज्ञानतः किया है। ये भविष्यन्ति जो फिर आगे मिलेंगे, ये भविष्यन्ति, यहाँ पे भविष्यन्ति शब्द आया है जो फ्यूचर टेंस है। ये भविष्यन्ति अलम अनुक्तार्थ ज्ञानाय ज्ञानवताम विज्ञानाय च अज्ञानवताम। तो जो हमने वर्णन किया है मूलतः और प्रकोप विज्ञानतः, वो अनुक्तार्थ ज्ञान के लिए जो आगे आपको मिलने वाले स्रोतस है, उस अनुक्त स्रोतस के ज्ञान के लिए जो बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए अलम है, पूरे ये इनफ है। जो हमने वर्णन किया है वो इनफ है, जिससे आपको अनुक्त स्रोतसों का भी ज्ञान हो जाएगा। और विज्ञानाय च अज्ञानवताम, मतलब जो हमने वर्णन किया है उससे जो अल्प बुद्धिमान लोग हैं वो तो चिकित्सा कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अनुक्त स्रोतस के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। फिर बाद में चक्रपाणि दत्त कहते हैं ज्ञानवंतो ही अनेन लिंगेन अनुक्तम अपि स्रोतो अनुमीयते। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करते हैं, जो लक्षण है अनुक्त स्रोतस में जो लक्षण दिखाई देते हैं उनसे उस स्रोतसों का अनुमान करते हैं।
तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्रोतस के मूल विज्ञानीय और प्रकोप विज्ञानीय के बारे में यहाँ पे मेथोडोलॉजी जो बताई है वो संक्षेप में यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि मूल विज्ञानीय क्या है। मूल विज्ञानीय का मतलब है भाव विशेष, जो भाव उस स्रोतस से बह रहा है, और अधिष्ठान विशेष मतलब मूल प्रभव स्थान जो है स्रोतस का, वो मूल विज्ञानीय है। और प्रकोप विज्ञानीय का क्या है, दुष्टि या फिर विद्ध हेतु। विद्ध हेतु ये वर्णन सुश्रुत में आया है, तो इसलिए दुष्टि हेतु या फिर विद्ध हेतु, दुष्टि लक्षणानि, विद्ध लक्षणानि, व्याधि और चिकित्सा, ये उसका प्रकोप विज्ञानीय है। तो जो उक्त स्रोतस है उनका ये सभी वर्णन ग्रंथ में दिया है, उनके भाव विशेष दिए हैं, उनका अधिष्ठान दिया है, उनके हेतु दिए हैं, लक्षण दिए हैं, व्याधि दिए हैं, चिकित्सा दी है। तो अगर उनका आप अभ्यास योग्य तरीके से करोगे तो अपने आप अनुक्त स्रोतसों का भी अभ्यास कर सकोगे। ऐसी मेथोडोलॉजी यहाँ पे उन्होंने बताई है। तो अनुक्त के लिए यही मेथोडोलॉजी का उपयोग हम कर सकते हैं। इसी तरीके से ये पहली हुई स्रोतस की मेथोडोलॉजी। इसी तरीके से हम अनुक्त मांस के गुण भी जान सकते हैं। इसका वर्णन चरक सूत्रस्थान अध्याय 27 में आया है, जहाँ पे वर्णन किया है, चरा शरीर अवयवाः स्वभावो धातवः क्रिया लिंगम प्रमाणम संस्कारो मात्रा च अस्मिन् परीक्षते। अभी यहाँ से मैं एक एक जो अनुक्त विषय है उनके बारे में संक्षेप में आपको बताने जा रही हूँ। तो चर शरीर अवयवाः स्वभावो धातव क्रिया लिंगम प्रमाणम संस्कारो मात्रा च अस्मिन् परीक्षेत। तो यहाँ पे शिवदास सेन ने इसकी बहुत अच्छी तरीके से टीका की है। क्या है, ये जो श्लोक है ये अनुक्त मांस समझने के लिए एक मेथोडोलॉजी हम बोल सकते हैं कि अनुक्त मांस कैसे समझे। अगर आपके पास कोई मांस आया, अगर आपको उसकी ये सभी जानकारी है तो वो आप चिकित्सा करने के लिए भी ले सकते हो या फिर आहार्य द्रव्य के स्वरूप में भी ले सकते हो। तो वो कैसा है, चर चर्यत इति चरो देशो भक्षश्च, मतलब जो प्राणी है उसका चरण करने वाला देश क्या है, वो कहा, वो क्या क्या खाता है, वहां पे वो क्या क्या खाता है। चर गति भक्षण यो हो, गति और उसकी भक्षण कि वो वहां पे उस देश में क्या क्या खा सकता है। तो ये सभी हमें मालूम होना चाहिए। निष्पन्नत्वात् सामान्येन गृह्यते, कस्मिन देशो अयम विहरति, ये प्राणी किस देश में विहरता है, किस देश में जाता है। धन्वनी अनुपे जले वियति वा, मतलब जंगल देश में जाता है या अनुप देश में जाता है। किम पुनः अयम आहरति, ये क्या खाता है, गुरु खाता है, लघु खाता है, शीत खाता है, उष्ण खाता है, स्निग्ध खाता है या रुक्ष खाता है, क्या क्या खाता है। चीन में बहुत सारे लोग मांस खाते हैं, मनुष्यों का भी मांस खा लेंगे वो लोग, तो उनको शायद और भी उपयोग होगा कि ये लोग कहाँ पे भटकते हैं, कहाँ पे कैसा खाते हैं, तो उनको उसका गुण मालूम पड़ जाएगा। पुनः अयम आहरति गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रुक्षम वा एतद विहारादि गुण भावित शरीर धातो हो मृगस्य पक्षिणो वा। तो इस तरीके से हमें उस मृग के, उस प्राणी के, मृग मतलब प्राणी, सभी प्राणी, और उस पक्षी के शरीर धातु के गुण समझ में आते हैं। वा तद गुणम एव मांसमिति, और हम समझते हैं कि ये उस गुण से ये मांस बना है। तो उस तरीके से हम जो अनुक्त मांस है उनके भी बारे में हमें जानकारी मिलती है। और क्या मिलता है, ये चर शब्द का इतना बड़ा अर्थ उन्होंने दिया। फिर बाद में बताते हैं शरीर अवयवाः, मतलब शक्ति। आप उस प्राणी की शक्ति खा रहे हो या शिर खा रहे हो या उदर खा रहे हो या जो हड्डियां खा रहे हो, हाँ, उससे हमें उसके गुण समझ में आते हैं। स्वभाव, उसका स्वभाव क्या है,
तत् द्रव्य प्रतिबद्धः स्वाभाविको धर्मः, उस द्रव्य का स्वभाव क्या है, वो गुरु है, वो लघु लघु है, क्या है, माहिष्य मांस कैसा है, गुरु है, अगर अजा मांस लिया तो वो लघु है। धातवः शोणितादयः, आप उसमें से कौन सा धातु खा रहे हो, जैसे मैंने अभी बताया कि शोणित खा रहे हो, रस खा रहे हो, मांस खा रहे हो, क्या खा रहे हो, अस्थि खा रहे हो। हाँ, क्रिया चैती, उसकी चेष्टा क्या है, विहरण कैसे होता है, वो हलचल करता है या नहीं। आजा मांस लघु होता है क्योंकि हलचल बहुत ज्यादा होती है, माहिष मांस गुरु होता है क्योंकि हलचल कम होती है। आजकल तो उनको बाहर पढ़ने को भी नहीं मिलता है। तो जो माहिष और गाय जो है वो विहार ही नहीं करती है, तो उनका मांस गुरुतम होता है। फिर लिंग, स्त्री का खा रहे हो या पुरुष का खा रहे हो, स्त्री प्राणी है या पुरुष प्राणी है, प्रमाण कितना खा रहे हो, संस्कार, संस्कारों गुणांतर कैसे खा रहे हो, कच्चा खा रहे हो या भून के खा रहे हो, कुछ उस पर मैरिनेशन करके खा रहे हो, क्या कैसे खा रहे हो, वो सब संस्कार है। मात्रा, कितनी मात्रा में खा रहे हो, वन्निर अनुक्तो अपि मात्रया कारणभूतः समुचीयते। मात्रा च इति चकारेण, यहाँ पे चकार जो दिया है वहां पे वन्नी ही अनुक्त है, मतलब आपका वन्नी कैसा है, जब मांस खा रहे हो तो आपका वन्नी कैसा है वो भी यहाँ पे देखना है। वन्नी ही अनुक्तो अपि मात्रायाः कारणभूतः, क्योंकि वो अग्नि ही है, मात्रा अग्निम अपेक्षिणी। तो अग्निबल अपेक्षिणी ये हमने देखा। तो जो मात्रा ले रहे हो मांस की, वो कितनी ले रहे हो, ये अपने वन्नी पर डिपेंड है। तो आपका वन्नी कैसा है वो भी यहाँ पे देखना है। तेन मात्रया भूयः तु अल्पय इति इतित्वेन अग्नि अपि परीक्ष्य, तो अग्नि की भी परीक्षा यहाँ पे करनी पड़ती है, आपके खुद के अग्नि की परीक्षा भी यहाँ पे करनी पड़ती है। ऐसा इतना सारा वर्णन एक सिर्फ मांस को हमें अगर चूज करना है तो उसके लिए दिया है। तो हम जो हमारे सामने जब कोई भी द्रव्य आता है तो उसको कैसे चूज करना है ये हम यहाँ से जान सकते हैं। फिर आगे है अनुक्त औषध या अन्नपान, तो उसके लिए दिया है यथा नाना औषधम किंचित देशजानां वचो यथा द्रव्यम तत्त तथा वाच्यम अनुक्तम यह यद भवेत। तो अनेक सारे देशों में अनेक सारे द्रव्य तैयार होते हैं, अनेक सारे अन्नपान अन्न द्रव्य, अनेक सारे औषधि द्रव्य तैयार होते हैं, तो उनको हमें कैसे चूज करना है। तो वो उसके लिए बताते हैं तत्र द्रव्याणि गुरुखर इत्यादि न ग्रंथेन पार्थिवादि भेदेन विशिष्टेन च कर्मणा प्रोक्तानि द्रव्यानि। तो हमें मालूम है, अभी सर ने भी बताया कि पार्थिव इत्यादियों का भी हमें गुण और कर्म याद रखना है। तो वो द्रव्य कौन से रस का है, उसका गुण क्या है, गुरु द्रव्य है, खर द्रव्य है, विशद द्रव्य है, लघु द्रव्य है, क्या है, उसके पार्थिवादी महाभूत कौन से है, तो उससे भी हमें उसके गुण और कर्म पता चलते हैं, और वो हम उस तरीके से वो द्रव्य चूज कर सकते हैं। ततश्च अनुक्तम द्रव्यम तत्तेन गुरुखरादीना गुणेन पार्थिवत्वादि प्रतिपाद्य, पार्थिव इत्यादियों को जानते हुए यथोक्त उपचयादि कर्म कर्तुकतया व्यपदेष्टव्यम इति अर्थः। तो इस तरीके से हम अनुक्त द्रव्य, इस द्रव्यों का अभ्यास इस तरीके से कर सकते हैं। तदेव अनिर्दिष्ट द्रव्यस्य, जो द्रव्य नहीं बताए गए हैं उनका गुरुखरत्वादि कथम नेयम, कैसे जानेंगे, तो देशजानाम वचो यथा, देशज मतलब देशांतरीय, किस देश में वो उत्पन्न हुआ है, तो वहां के वहां की क्लाइमेट कैसी है, वहां का जो वातावरण है वो कैसा है, वहां की जमीन कैसी है, वहां का वहां पे कौन से प्रकार के द्रव्य उत्पन्न होते हैं। तत्त देशीय वचनांते ते गुरुखरत्वादयो नेया इति अर्थः। हाँ, उसी प्रकार से उस देश में जैसे वचन दिया है, मतलब ये द्रव्य गुरु है, ये द्रव्य लघु है, ऐसे
उस देश में जैसा वर्णन किया गया है या फिर उस देश के मनुष्यों को जो वर्णन ज्ञात है उनका भी विचार करते हुए और खुद अब आप खुद उसका उपयोग करते हुए आपको जानना है कि ये गुरु द्रव्य है, ये खर द्रव्य है। हमें उसके लक्षण हमारे शरीर पर और उनके शरीर पर देखने चाहिए और फिर हम उसका उपयोग कर सकते हैं और उसके गुण और कर्म जान सकते हैं और उसका चिकित्सा में उपयोग कर सकते हैं। देशजा यथा तत्त द्रव्यम व्यवहरन्ति, मतलब उन उन देशों में वो द्रव्य कैसे है, वो मधुर है, वो अम्ल है। अ, अगर हम बाहर के देश में गए तो हमें अलग अलग द्रव्य मिलते हैं, जैसे कि वो एवोकाडो है, ऑलिव है। तो ऐसे द्रव्य वो मधुर है, अम्ल है। वो उस देश में रहने वाले लोग उसको कौन से कैटेगरी में बिठाते हैं वो भी हमें जान लेना चाहिए। तत्प्रतिपाद्य उस सब को हमें जानते हुए मधुरत्व अम्लत्वादि प्रतिपन्नम पृथिव्यादयस्य कारणम इति पृथिव्यादीनां गुरुवादि गणेन कर्मणा च रसोक्ते न तद वक्तव्यम इति अर्थः। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें द्रव्यों का चयन करना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे हमने मांस और अन्नपान औषधियों का वर्णन, अनुक्त अन्नपान और औषधियों का अभ्यास हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जाना। फिर इसके बाद अनुक्त व्याधि का वर्णन भी करते हैं कि विकार नाम अकुशलो न जिन्यात कदाचन न सर्व विकाराणाम नाम तो अस्ति ध्रुवा स्थिति। ये हमें मालूम है कि हम सभी व्याधियों को नाम नहीं दे सकते। स एव कुपितो दोषा समुत्थान विशेषतः स्थानांतरगतश्चैव जनयन्ति आमयान बहुन। क्योंकि क्या होता है, दोष प्रकुपित होते हुए अलग अलग स्थान पर उनका प्रकोप हो सकता है और वो अलग अलग विकारों की, बहुत सारे विकारों की उत्पत्ति कर सकते हैं। तस्माद विकार प्रकृति ही अधिष्ठानांतराणि समुत्थान विशेषाश्च बुधवा कर्मम समाचरेत। तो हमें क्या ध्यान में रखना है, ये बोध्य संग्रह, त्रिविध बोध्य संग्रह है। अगर हमें व्याधि का अभ्यास करना है, अनुक्त व्याधि का अभ्यास करना है, तो वो कैसे करना है, उसकी विकार की प्रकृति क्या है, मतलब उनके लक्षण क्या है, विकार के लक्षण क्या है। दाह उत्पन्न हो रहा है या शोथ उत्पन्न हो रहा है या शूल उत्पन्न हो रहा है या ऐसे अलग अलग भ्रम उत्पन्न हो रहा है। ऐसे अलग अलग जो लक्षण व्याधि के होते हैं उनको हमें ध्यान में रखना है। उनके अधिष्ठान ये कहाँ पे उत्पन्न हो रहे हैं, शिर में हो रहे, पाव में हो रहे, हस्त में हो रहे, गुद में हो रहे, कोष्ठ में हो रहे, उनको भी हमें ध्यान में रखना है। आमाशय में हो रहे, पक्वाशय में हो रहे या मर्मास्थीगत है, इन सभी का हमें विचार यहाँ पे करना है। और समुत्थान विशेषाश्च, और उनका हेतु क्या है, वो कैसे उत्पन्न हुए हैं। उनको ये व्याधि उत्पन्न होने से पहले वो जो रुग्ण है उसने क्या आहार किया है, क्या विहार किया है, उसने गुरु आहार किया है, लघु आहार किया है, उसने अभिसंधि आहार किया है, क्या कौन सा आहार किया है। इन सभी को हमें ध्यान में रखते हुए अनुक्त व्याधि का अभ्यास हम यहाँ से कर सकते हैं। ये अनुक्त व्याधि की मेथोडोलॉजी यहाँ पे बताई है। उसी प्रकार और एक मेथोडोलॉजी बताते हैं, रोगा ये च अपि